बच्चा लोग, दिस इज ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। आज हम न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक अम्ल नाम है उसको रिचर्ड अल्टमैन ने दिया था। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो कई कंपाउंड से बना है, जैसे नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। इन सब चीजों से न्यूक्लिक अम्ल बना है, न्यूक्लिक एसिड बना है। किससे किससे बना है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजनस बेस है, मतलब नाइट्रोजनस क्षार, वो अब हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले नाइट्रोजनस बेस क्या क्या होते हैं। नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं उसको दो ग्रुप में बांटा गया है, प्यूरिन, पैरामिडीन। प्यूरिन में क्या आता है? एडिनिन। प्यूरिन में एडिनिन आता है। एडिनिन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। अब पायरिमिडीन में तीन कंपाउंड होते हैं। पायरिमिडीन में तीन कंपाउंड। साइटोसिन साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। थाइमिन को टी से। जो थाइमिन है टी केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं होता है। और यूरोसिल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। हमने नाइट्रोजनी बेस के बारे में बात कर लिया। ठीक है। नाइट्रोजनी बेस जो होता है न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है मेनली मुख्यतः तीन टाइप के होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA। ठीक है। mRNA मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। टीआरएनए ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सभी इनके फुल फॉर्म है। अब हम सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसकी खोज जो है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, इन लोगों ने और इनके साथियों ने डीएनए की डबल हेलिक्स, जो डबल हेलिक्स संरचना होती है, उसकी खोज की थी। ठीक है। डीएनए जो है, डीएनए और सीढ़ी की भांति सीधा नहीं होता। जैसे हमारे घरों में स्टेयर्स होती है, आप कहीं भी बड़े बड़े मॉल में जाएंगे तो वहाँ स्टेयर्स होती है, तो उसकी तरह सीधी नहीं होती है ये। जैसे कोई रस्सी है तो रस्सी एक दूसरे में ऐठी हुई होती है, उसी तरह ये इसके दोनों सूत्र डीएनए के यहाँ पे बताया ना, डबल हेलिक्स, द्विसूत्री। तो ये दोनों सूत्र एक दूसरे में ऐठे हुए रहते हैं रस्सी के समान। ठीक है। दोनों सूत्र एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजनी क्षारों, जैसे डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एटीजीसी पाया जाता है। ये नाइट्रोजनी क्षार हैं, इनके बीच ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है। जो ए होता है वो सदैव टी से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, और जो जी है वो सदैव ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा।
जो डीएनए होता है उसकी दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। डीएनए का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, एक मोड़ से दूसरे मोड़ की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और प्रत्येक मोड़ में, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब डीएनए का कार्य, डीएनए का हम कार्य देख लेते हैं। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, ठीक। और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचनाएं होती हैं एमआरएनए के रूप में डीएनए में पहुंचती हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसा कि हमने बताया व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और दो मोड़ों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम, नाइट्रोजनी बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये डबल हेलिक्स है, एक दूसरे में रस्सी की तरह ऐंठे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे में रस्सी की तरह ऐंठे हुए हैं। ए जो है डबल बॉन्ड द्वारा टी से जुड़ा हुआ है, जी ट्रिपल बॉन्ड द्वारा सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये है डीएनए की संरचना, आप देख सकते हैं डीएनए की संरचना। अब हम आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आरएनए जो है उसमें AGCU नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जीवाणु और विषाणु हैं उसमें एक सूत्री आरएनए होता है, एक सूत्री। जो विषाणु हैं उसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। आरएनए मेनली 3 टाइप के होते हैं, मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। एमआरएनए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक एमआरएनए, ठीक है। और आरएनए क्या होता है? राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल होता है। टीआरएनए ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, स्थानांतरण, ठीक है। एमआरएनए जो है इसकी खोज जो है ब्रेन्स ने की थी, एमआरएनए की खोज ब्रेन्स ने की थी। और जो एमआरएनए है वो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता है और आनुवांशिक सूचनाएं राइबोसोम तक पहुंचाता है, ठीक है। और इसका अणु भार जो होता है वो 5 लाख से 20 लाख डाल्टन होता है एमआरएनए का। अब हम बात करेंगे आरआरएनए की। आरआरएनए जो होता है राइबोसोम में पाया जाता है। वॉटसन ने इसकी खोज की थी, वॉटसन और उसके साथियों ने, और इसका अणु भार 1 मिलियन डाल्टन होता है, ठीक है। अब हम टीआरएनए की बात कर लेते हैं। जो टीआरएनए है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और इसका अणु भार 20 से 30,000 डाल्टन होता है, ठीक है। और जो टीआरएनए है उसकी खोज रॉबर्ट होली और उनके साथियों ने की थी। हाँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर खोजकर्ताओं के नाम बताए जाते हैं वो किसी किसी बुक में और किसी किसी जगह अलग दिया होता है, तो आप एक बार इन सब चीज़ों को आप कंफर्म कर लिया करिए। वैसे हमने तो 2-3 बुक में यही पढ़ा, यही मिला है हमें खोजने पर, तो हमने यही आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। और हो सकता हो गूगल पे आप सर्च करें तो कुछ और दे आपको।
इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हॉली और उनके साथियों ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हॉली जो हैं, रॉबर्ट हॉली वो उन्होंने टीआरएनए की संरचना का वर्णन किया। ठीक है, और उसे क्लोवर लीफ मॉडल नाम दिया। जो इन्होंने टीआरएनए की संरचना बताई उसका नाम क्लोवर लीफ मॉडल दिया। क्यों? क्योंकि ये लीफ क्लोवर लीफ की तरह दिखता था, इसलिए उन्होंने ये नाम दे दिया। टीआरएनए में 3 लूप होते हैं और एक लंप होता है। ठीक है, और इसके 3' सिरे पे ACC नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, जहां अमीनो एसिड जुड़ता है, अमीनो अम्ल जुड़ता है। जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के समय टीआरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, इसीलिए इसे स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। ठीक है, इसके जो तीसरा लूप होता है उसमें 3 एंटीकोडॉन होते हैं जो अमीनो अम्ल के कोड से जुड़ते हैं। ठीक, ये देखिए, ये टीआरएनए का चित्र है। ठीक है, इसके 3' सिरे पे अमीनो एसिड है। ठीक है, और इसके 3 लोब, पहला, दूसरा लोब, तीसरा लोब। ठीक है, 3 लोब हैं और एक लंप है। ये तीसरे लोब पे बताया गया एंटीकोडॉन होते हैं। ये 3 एंटीकोडॉन हैं जो अमीनो अम्ल के कोड से मिलते हैं, जुड़ते हैं। अब हम गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। जो गुणसूत्र होता है वो केंद्र में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के समय में स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसकी औसत लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें तो ये 0.5 से 30 एंगस्ट्रॉम तक लंबे और 0.2 से 3 माइक्रोन तक चौड़े होते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो है हाफ मिस्टर ने कोशिका विभाजन के समय की थी। गुणसूत्र की खोज जो है एफ मिस्टर ने जब कोशिका विभाजित हो रही थी तो उन्होंने गुणसूत्र देखा। ठीक है, इन्होंने कोशिका विभाजन के समय देखा था। और स्ट्रासबर्गर ने इसे पादप कोशिका नाम दिया। वोल्टेयर ने इसे गुणसूत्र नाम दिया। स्ट्रासबर्गर ने पादप कोशिका में इसे खोजा था और वोल्टेयर जो हैं उन्होंने इसे गुणसूत्र नाम दिया। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जो जीवधारी होते हैं, भिन्न भिन्न जीवधारी, जो अलग अलग जीवधारी होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कंगारू हो गया। ठीक है, इन सब में इन सब की कोशिकाओं में गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन एक जाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्र सदैव समान होता है। जैसे कोई मनुष्य है, मनुष्य में चाहे नर हो चाहे मादा हो, मनुष्य तो एक जाति न हुई, उसमें नर मादा सब में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, लेकिन कंगारू और मनुष्य में अलग अलग होगी। ठीक है, अब हम गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो गुणसूत्र के एक झिल्ली होती है, गुणसूत्र के चारों ओर, उसे पेलिकल झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली के अंदर जेली नुमा पदार्थ होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र के धागे के समान जो संरचना दिखाई देती है उसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं उनके पर मोतीनुमा संरचना पाई जाती है, क्रोमोमियर कहा जाता है, क्रोमोमियर। ठीक है, और 2 भुजाओं के बीच एक खाली स्थान होती है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अंतिम जो गुणसूत्र का अंतिम सिरा होता है, गोलाकार संरचना होती है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये गुणसूत्र का चित्र है।
क्रोमोसोम का। ठीक है, यहाँ पे ये जो लेयर दिख रही है आपको, इसको पेलाइकल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये गोल गोल संरचना, ठीक है, क्रोमोमियर, ये गोल गोल संरचना उसको क्रोमोमियर बोलेंगे। ये पहला आर्म है, ये दूसरा आर्म है, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु। ये जो ये इसमें लिक्विड मटेरियल होता है उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और यहाँ पे गोल सी संरचना अंतिम भाग में सैटेलाइट। अब हम गुणसूत्र के कार्य के बारे में बात करते हैं। गुणसूत्र में जीन पाया जाता है, इसलिए आनुवांशिक के वाहक है, आनुवांशिकता का वाहक है। जो गुणसूत्र है उसमें जीन को हम आगे आपको बताते हैं जीन के बारे में। ठीक है, जो गुणसूत्र हैं वो जंतु के पूरे जीवन काल में संख्या उनकी निश्चित रहेगी। जो संख्या किसी भी गुणसूत्र जीव में है वो हमेशा निश्चित रहती है, कभी बदलती नहीं है। और लैंगिक गुणसूत्र, जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उससे लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अब हम विशिष्ट प्रकार के जो स्पेसिफिक टाइप के गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लैम ब्रश गुणसूत्र, पट्टीदार गुणसूत्र, पॉलीटेन क्रोमोसोम। ठीक है, लैम ब्रश के बारे में बात की जाए तो लैम ब्रश जो होता है उसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। इसको आप गूगल और उस पर कर देख लीजिएगा, हो सकता है उस पर अलग दे, लेकिन हमें यही मिला था, तो हम ये बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनमें जो है लैंप के समान संरचना, लैंप और ब्रश के समान संरचना पाई जाती है, इसलिए इन्हें लैंप ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना हम देख लेते हैं। ये देखिए लैंप ब्रश गुणसूत्र की ये संरचना है। ठीक है, इसमें ये आपकी जनरल संरचना है। इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा। ये मैट्रिक्स हो गया, इसमें फिल किया हुआ, ये लोप होगा, लोप में मैट्रिक्स होता है, और ये डीएनए हो गया। अब हम बात करेंगे पट्टीदार गुणसूत्र पॉलीटेन क्रोमोसोम की। ठीक है, जो पट्टीदार गुणसूत्र होता है वो ड्रोसोफिला मक्खी की लार ग्रंथियों में खोजा गया था। ठीक है, कहाँ खोजा गया था, ड्रोसोफिला मक्खी की लार ग्रंथियों में, और इसे ईजी बाल्बिनी ने खोजा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो चित्र दिया हुआ है पॉलीटेन क्रोमोसोम का, उसमें आप देख सकते हैं ये लंबी सी संरचना है। इसमें जगह जगह पर ऐसी उठी हुई संरचना दी हुई है। ठीक है, उठी हुई संरचना है, कुछ हल्के कलर के, कुछ डार्क कलर के, कुछ हल्के और डार्क कलर के बैंड दिए हुए हैं, जिसे लाइट बैंड और डार्क बैंड बोलेंगे। और ये जो उठी हुई संरचना है इसे बाल्बिनी रिंग बोला जाएगा। ठीक है, अब हम जीन के बारे में समझ लेते हैं। जो डीएनए का वह खंड जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं, मतलब जहां आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाएंगी उसे जीन कहेंगे। जो जीन शब्द है उसका प्रयोग जोहासेन ने किया था। जोहासेन ने जीन शब्द की खोज की थी। ठीक है, प्रयोग किया। अब जीन शब्द जो होता है, जीन जो होता है वो वंशागति की प्राथमिक इकाई, जेनेटिक्स की प्राइमरी यूनिट है। ठीक है, और डीएनए की वह इकाई जो माता पिता से संतानों में जाती है उसे जीन कहते हैं। और सापीरो ने जीन को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा था।
ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।